हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारी हिस्ट्री है हम उसे कवर कर रहे हैं। और ये जो हमारी हिस्ट्री है इसका नाम है प्राचीन समाज यानी एंशिएंट सोसाइटी। इस हिस्ट्री की बुक को हम कवर कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी यूनिट 1 को कवर कर चुके हैं। आज की जो हमारी यूनिट 2 है वो स्टार्ट होने वाली है, यानी आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से उन्हें चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये जो बुक है ये पूरी ही एक दूसरे से रिलेटेड है, ताकि आप सारे ही चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो आप जल्दी से उसे चेकआउट कर लीजिए। और ये जो आपकी यूनिट है यानी यूनिट 2 जो है इसका नाम है कांस्य युग की सभ्यता भारत और चीन। यानी इसमें हम कांस्य युग की जो सभ्यताएं थी उसके बारे में चर्चा करेंगे और भारत और चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। यानी भारत और चीन में जब कांस्य युग की सभ्यता आई थी उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्राचीन समाज है, यानी प्राचीन समाज यानी हम कह सकते हैं इतिहास में इस तरह से हम अपनी सभ्यताओं या फिर अपने समाज को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्य युग लगभग 3300 ईसा पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 3 महाद्वीपों में लगभग एक साथ शुरू हुआ। यानी हम कह सकते हैं जो कांस्य युग है वो लगभग 3300 ईसा पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप इन तीनों महाद्वीपों में एक साथ शुरू हुआ, जब विभिन्न संस्कृतियों ने सीखा कि तांबे और टिन को साथ मिलाने से धातुओं को अलग अलग उपयोग की तुलना में बेहतर तन्यता प्राप्त होती है। यानी टिन और तांबे को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो अलग अलग प्रकार के धातुओं, अलग अलग चीज़ें हम बना सकते हैं और वो ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तभी से हमारा कांस्य युग शुरू हुआ, जब हमने टिन और तांबे को मिलाकर चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं जबकि लोहा आमतौर पर प्रचुर मात्रा में होता था, इसको लगाना बहुत बाद तक संभव नहीं था। यानी लोहा मौजूद तो था प्रचुर मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन इसका उपयोग करना नहीं आता था, उसको लगाना नहीं आता था। कांस्य युग लोहे युग से पहले केवल इसीलिए था क्योंकि टीन और तांबे को गलाना होने की तुलना में अपेक्षाकृत आसान था। यानी टीन और कांसा जो था हम इसका उपयोग इसीलिए करते थे क्योंकि ये लोहे की तुलना में ईजीली गल जाता था, या ये कहें ईजीली ढल जाता था किसी भी शेप में। लोहा इतनी ईजीली नहीं ढलता था, तो इसी वजह से कांस्य युग पहले आया लोहे युग से। यही कारण, एक मेन कारण था कि कांस्य युग पहले आया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे टीन 232 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यानी जो टीन है वो 232 सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाता है, और जो तांबा होता है वो 1085 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, और जबकि जो लोहा होता है वो 1250 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है इसे पिघलने के लिए। देखिए सबसे ज़्यादा लोहे को ही आवश्यकता होती है पिघलने के लिए या इसे पिघलाने के लिए। इसीलिए जो कांस्य युग है वो पहले आ गया और लोहे युग बाद में आया, क्योंकि हम इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। ये था तो, बट इसका प्रयोग कैसे करें ये नहीं पता था। भारत और चीन में कांस्य युग करीब करीब एक ही समय में शुरू हुआ। यानी भारत और चीन का जो कांस्य युग है वो करीबन एक ही समय में शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे चीन में प्रारंभिक कांस्य युग शाक राजवंश का पर्याय है। भारत में कांस्य युग सिंधु घाटी सभ्यता के साथ लगभग सहवर्ती है। यानी चीन में जो कांस्य युग आया था वो शाक राजवंश के टाइम पे आया था, और जो भारत में कांस्य युग आया था वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे आया था। ठीक है, कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए लोगों को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तांबे और कांसे का उपयोग करने का प्रमुख लाभ ये था कि उन्नत प्रौद्योगिकी और कौशल ने शिल्प विशेषज्ञता को और बढ़ावा दिया, विशेष रूप से कच्चे माल से उभरे क्षेत्रों में तथा उन लोगों के समूहों में जो धातु प्रौद्योगिकी को सीखने और सुधारने के लिए तैयार थे। यानी जो कच्चा माल था वो बहुत दूर से लाया जाता था, और जो तांबा और कांसा था वो इजीली पिघल जाता था और इजीली किसी भी शेप में ढल जाता था। तो इन लोगों को जो सीख रहे थे, जो समूह बना रहे थे, जो प्रौद्योगिकी में नए थे, उनके लिए कांसा और तांबा जो था वो बहुत इजीली उपलब्ध होने वाला और सुविधाजनक था। इसी वजह से कांस्य युग बढ़ने लगा। ठीक है, पुरातात्विक भाषा में संस्कृति किसी विशेष समाज के जीवन प्रतिमानों की पहचान है। यानी पुरातात्विक जो भाषा है उसमें हम संस्कृति जो है वो किसी विशेष जीवन और प्रतिमानों की पहचान के रूप में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे संस्कृति का वर्णन।
के संस्कृतियों का किस तरह से वर्णन किया गया है। संस्कृतियों को औजार के आधार पर भी मापा जाता है, यानी हम कह सकते हैं संस्कृति को हम औजार के आधार पर भी माप कर देख सकते हैं या फिर बांट कर देख सकते हैं। पहला अब हम देखेंगे पुरापाषाण संस्कृति, किसके आधार पर, औजारों के आधार पर। ठीक है, पुरापाषाण संस्कृति में देखेंगे यहाँ पुरापाषाण संस्कृति का जिक्र है जिसमें पाषाण या चट्टान से बने औजार और उपकरण महत्वपूर्ण थे। इन औजारों का उपयोग भूमि, खेती, शिकार और आर्ट और क्राफ्ट के लिए किया जाता था। यानी जो पुरापाषाण संस्कृति है उसमें जो मेनली औजार थे वो पाषाण यानी चट्टाने और पत्थरों वगैरह से बनाए जाते थे और इनका जो उपयोग होता था वो खेती के लिए, शिकार के लिए और आर्ट के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पुरापाषाण संस्कृति के बाद है हमारा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को देखेंगे। मध्यपाषाण काल के दौरान छोटे और नए प्रकार के चट्टानों से बने औजार उत्पन्न होते हैं जिसमें तरण और छल शामिल हो सकते हैं। इन औजारों का उपयोग ज़्यादातर शिकार के लिए किया जाता था। यानी जब मध्यपाषाण काल आया उस टाइम पे जो औजार थे वो छोटे हो गए और नुकीले हो गए। ठीक है, और फिर उसमें तरण और छल भी शामिल हो गए और ये जो औजार थे ये ज़्यादातर शिकार के लिए यूज़ होते थे क्योंकि एक छोटे थे और पैने थे, तो इस वजह से ये शिकार के लिए प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा नवपाषाण संस्कृति। अब हम देखेंगे नवपाषाण संस्कृति को। नवपाषाण संस्कृति के दौरान चट्टानों को पॉलिश किया जाता है और उन्हें औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे कि छड़ी, पूंजी। यानी अब नवपाषाण संस्कृति के दौरान जो चट्टानें वगैरह थी उनको पॉलिश किया जाने लगा, उनमें जो सुधार था वो देखा जा सकता था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम देखेंगे नागरिकों के दैनिक कार्यों के आधार पर। यानी अब हम देखेंगे नागरिकों के जो दैनिक कार्य होते थे उनके आधार पर हम किस तरह से इसको देख सकते हैं। हम शिकारी, पशुपालन और कृषक समुदाय जैसे व्यवसाय के आधार पर जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग करके भी संस्कृतियों को भी वर्णन करते हैं। यानी संस्कृति का जो वर्णन है हम शिकारी, पशुपालन और कृषि समुदाय और व्यवसाय जैसे चीज़ों या जातिवाचक जैसी चीज़ों के आधार पर भी हम संस्कृति का वर्णन कर सकते हैं। किस तरह से, चलिए देखते हैं। कलाकृति और जीवन शैली भी हमें पुरानी संस्कृतियों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करती है। यानी जो हमारी कलाकृति है और जो हमारी जीवन शैली है वो पुरानी जो संस्कृति है उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देने का कार्य करती है तथा इन जानकारियों से हमें संस्कृति के बारे में और जान सकते हैं और यही सभी जानकारी हमें संस्कृति के बारे में और ज़्यादा जानने में मदद करती है, हमें आगे बढ़ाने में मदद करती हुई हमें दिखाई देती है। कलाकृति के दौरान बनाई गई मूर्तियाँ उसे संस्कृति की छवि को प्रस्तुत करती हैं तथा दैनिक जीवन शैली में किए गए कार्य उस समय की व्यावसायिक व्यवस्था को बताते हैं। यानी जो कलाकृति के दौरान जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो वहाँ की संस्कृति को दिखाती हैं और जो दैनिक जीवन में जो शैलियाँ वगैरह की जाती थी वो उस समय के जो व्यावसायिक व्यवस्था थी उसको दिखाने का कार्य करती है। ताम्रपाषाण या ताम्र युग की एक मुख्य विशेषता है यह है शहर का उदय। यानी ताम्रपाषाण या ताम्र युग में हम कह सकते हैं शहरों का उदय होना शुरू हो गया था। शहरीकरण तात्पर्य सामाजिक जीवन में नई जटिलता से है जो कृषि के विकास के साथ उत्पन्न हुई। इरफान हबीब ने सबसे संबंधित दो महत्वपूर्ण आविष्कारों की पहचान की। यानी देखिए जो हमारा ताम्रपाषाण युग है वो हमें शहरीकरण के बारे में बताता है और शहरीकरण का मतलब है यहाँ सामाजिक जीवन में जो नई जटिलताएं आ रही थी उनसे है शहरीकरण का मतलब, और कृषि के विकास को लेकर है। और जो इरफान हबीब हैं इन्होंने दो महत्वपूर्ण आविष्कारों की पहचान भी की कि हाँ ये शहरीकरण के बारे में हमें बताते हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा खेती की गई फसलों की सूची में वृद्धि जिससे खाद्य और औद्योगिक दोनों फसलों को प्राप्त करना संभव हो सका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बंधियारण बंधियों इंजीनियरिंग में पहला कदम का उपयोग जिसने बैलों को हल और गाड़ी से जोड़ने में सक्षम बनाया जिससे एक बहुत बड़े क्षेत्र में समान श्रम और परिवहन के लिए मदद मिली। यानी इन्होंने हम कह सकते हैं इन्होंने नेक्स्ट जो कदम बताया वो था अब जो चेंजेस आ रहे थे कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होने लगा, हल का प्रयोग होने लगा, गाड़ियों का प्रयोग होने लगा, इन सभी चेंजेसों को इन्होंने इस श्रेणी में रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस अवधि को भारत में पहली शहरीकरण भी कहा जाता है। यानी ये जो अवधि थी इसको हम भारत की पहली शहरीकरण अवधि भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे
इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। एक प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता थी जो भारतीय महाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है। यानी देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। और जो हमारा भारत का ये नीचे वाला हिस्सा है ना, सॉरी नीचे वाला नहीं, ये जो हमारा भारत का ये वाला हिस्सा है ना, इतना अच्छे से मुझे ड्रॉ करना नहीं आता, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। आई होप आपको लोकेशन पता चल गई होगी। भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता स्थित थी। यह सभ्यता इसके प्रमुख स्थलों पर जैसे कि हड़प्पा जो कि पंजाब में यानी भारत में है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंध यानी पाकिस्तान में है, में प्रमुख रूप से खुदाई द्वारा पहचानी गई थी। यानी देखिए जो हड़प्पा है जो हमारी पंजाब में है और पंजाब के भारत में है, और जो मोहनजोदड़ो है जो कि सिंधु पाकिस्तान में है, ये खुदाई के दौरान हमें मिली थी। जैसे कि मैंने आपको अभी मैप बनाकर दिखाई, ये जो हमारा इधर वाला हिस्सा था मैप के जो कि पाकिस्तान के साइड का था, तो ये वहाँ के क्षेत्र हैं। ठीक है, यहीं तो हमारा पंजाब आता है, फिर यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहीं की हैं। ठीक है, इसीलिए इसे एक त्रिकोण सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये त्रिकोण वे में फैली हुई थी। आगे अब हम देखेंगे किस तरह से, चलिए देख लेते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारी सभ्यता है ये इतने हिस्से में पूरे में फैली हुई थी हमारी सभ्यता। ठीक है, इस तरह से ये पूरे हिस्से में फैली हुई थी। तो इसी वजह से इस सभ्यता को त्रिकोण सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये एक तरह से त्रिकोण बनाती है। जैसे कि ये हमारे भारत का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, पाकिस्तान वगैरह है, फिर यहाँ राजस्थान और पंजाब वगैरह, यहाँ ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे स्थल हैं जो हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल थे, जिन्हें आप थोड़े से याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मैप को भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ने नदी किनारे के क्षेत्र में विकसित हुई। यानी सभी सभ्यता आप देख सकते हैं जो नदी किनारे में ही विकसित हुई हैं। तो ऐसे ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता भी है जो नदी के किनारे विकसित हुई थी, और यह एक नदी घाटी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और इसी कारण, क्योंकि ये नदी के किनारे थी, तो इसी कारण इसे नदी घाटी सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसकी प्रमुख सेटलमेंट नदी किनारे पर बसी थी, जैसे कि सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे। और जो हमारी मुख्य जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी पूरी तरीके से। ठीक है, व्यापक फैलाव, यह सभ्यता अपने प्रधान सेटलमेंट के अलावा अरब सागर के तट पर फैली थी जो ओमान तक जाती है। यानी देखिए अरब सागर तक फैली हुई थी जो कि ओमान तक जाती है। इस प्रमुख सेटलमेंट ने भूमि, खेती, व्यापार और गहनों के निर्माण में लगे रहे। यानी यहाँ हम मुख्य रूप से भूमि, खेती, व्यापार और गहनों का जो निर्माण वगैरह था उसमें ये सारी चीज़ें देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चरण का विकास। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कितने चरणों में हम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी सभ्यता क्यों ना हो वो बहुत बड़ी टाइम पीरियड की होती है, तो इस वजह से उसको कुछ चरणों में बांटकर हम देख सकते हैं ताकि हम इजी वे में उसे समझ सकें। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसको 3 चरणों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला जो चरण है हमारा पूर्वी हड़प्पा चरण, यह सभ्यता के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है जिसमें शॉर्टर घड़ी से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। यानी ये जो चरण है ये हमारा पहला चरण है जो कि 2600 ईसा पूर्व के बीच तक रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा परिपक्व हड़प्पा चरण। यह चरण में सभ्यता ने अपनी प्राचीनतम रूप से विकसित होकर अपने उच्च अवस्था को पहुंचाया था, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की बीच थी। यानी ये जो सभ्यता का ये जो चरण था ये दूसरा चरण था जो कि हमारा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। फिर है हमारा उत्तर हड़प्पा चरण, इसको देख लेते हैं। यह चरण 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास था और हड़प्पा के अंत की ओर इशारा करता था। यानी जो हमारा अंत चरण यानी उत्तर हड़प्पा चरण है ये 1750 ईस्वी के आसपास का चरण है जो कि हड़प्पा के अंत का इशारा करता है कि इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता है वो अंत की ओर चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता ने इनके विशिष्ट शहरों जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, रेखागढ़ी, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल और सुरकोटदा के बंदरगाह शहरों के मध्य से एक विशिष्ट और प्रगतिशील सभ्यता की खोज की थी। यानी ये देखिए ये सारे ही जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनावली, रेखागढ़ी, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, सिरकोटदा ये सारे ही बंदरगाह हैं जो कि हड़प्पा के बंदरगाह हैं। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेम है। इन खुदाइयों से हमें इन सभ्यताओं की सोशल संरचना, व्यापार, कला और गहनों की
के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। यानी इन हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी उससे हमें वहाँ के जो सोशल संरचना थी, व्यापार था, कला थी, गहने वगैरह थे, उनके बारे में सारी चीज़ें जानकारी मिलती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इस तरह से हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण और सामाजिक दृष्टि से रिच और विविध सभ्यता है जिसने ब्रॉड रीजन में अपना प्रभाव छोड़ा और मानव सभ्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे हड़प्पा शहर कि हड़प्पा शहर जो था वो कैसा था। चलिए देख लेते हैं हड़प्पा शहर को। चलिए देख लेते हैं हड़प्पा शहर को। हड़प्पा सभ्यता के शहर न केवल अपने स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे बल्कि यह अपने पड़ोसी क्षेत्रों में भी गद रूप से संबंधित थे। यानी जो हड़प्पा शहर था, यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके जो शहर थे वो केवल अपनी ही विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते थे बल्कि वो आस पड़ोस के जो क्षेत्र था उसका भी ध्यान रखते थे और उसे भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। इन संस्कृतियों के बीच पारंपरिक संपर्क एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का हिस्सा था। यानी ये जो सभ्यता थी हमारी हड़प्पा सभ्यता, इसमें जो संस्कृति है उसका जो पारंपरिक संपर्क है, महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान था वो देखा जा सकता है। और इसने विभिन्न प्रकार के संसाधनों के विनिमय को संभव बनाया और इसने बहुत सारे ऐसे प्रकार थे जिसकी वजह से जो संसाधन थे उसके विनिमय को संभव बना पाया कि हाँ ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। ये भी सिर्फ हड़प्पा सभ्यता की वजह से। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक व्यावसायिक व्यापार। क्या आर्थिक व्यावसायिक व्यापार कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के शहर व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन शहरों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे कि गहने, चांदी, सोने के सिक्के और अन्य वस्तुओं का निर्माण होता था जो फिर अन्य संस्कृतियों के साथ व्यापारिक आदान प्रदान के लिए प्राप्त किए जाते थे। यानी देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो व्यापार के क्षेत्र से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, व्यापार की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ गहने, चांदी, सोने और जो सिक्के वगैरह हैं, वस्तु हैं, इनका निर्माण होना, व्यापार होना, संस्कृति का आदान प्रदान होना, ये सारी ही चीज़ें की जाती थी जिसकी वजह से ये व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। अब हम देखेंगे आर्थिक संबंध के हड़प्पा के आर्थिक संबंध कैसे थे। हड़प्पा शहर अपनी पड़ोसी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के विनिमय के लिए भी महत्वपूर्ण थे। इन शहरों में विकसित खेती के उत्पादन जैसे कि अनाज, मक्का और आदर्य अपने पड़ोसी क्षेत्रों में व्यापार के लिए ये भेजे जाते थे। यानी देखिए जो हड़प्पा शहर थे वो अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों में भी व्यापार करते थे जिससे जो आस पड़ोस का विकास है वो भी हो सके, जिसके लिए वो अनाज, मक्का और ऐसी चीज़ें आस पड़ोस में व्यापार के लिए भेजी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिल्पकला और हस्तशिल्प। हड़प्पा शहर विशेषतः चांदी, तांबा और उपकरणों के निर्माण में निपुण थे और उसके उत्पादन अपने पड़ोसी क्षेत्र में भी प्राप्त होते थे। यह उत्पादन के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे और समृद्धि के लिए साक्षरता और कौशल की आवश्यकता थी जिसका परिणाम स्वरूप शहरों के लोग उन्नत ही कर सकते थे। यानी देखिए जो हड़प्पाई शहर थे वो चांदी, तांबा और बहुत सारे उपकरण वगैरह ऐसे निर्माण करवाते थे और अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों में उनका व्यापार करते ताकि जो आस पड़ोस के क्षेत्र हैं उनका भी विकास हो सके और वो शिल्पकला और हस्तशिल्प इन सभी में वृद्धि कर सकें, इन सभी में आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान। किस तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान, चलिए इसको देख लेते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान को हड़प्पा शहरों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। इन शहरों के लोग धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाओं के लिए अपने पड़ोसी क्षेत्र से संबंधित प्रकार के आदान प्रदानों का उपयोग करते थे। यानी देखिए जो हड़प्पा वासी थे वो अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान भी करते थे अपने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ में। यानी उनके धार्मिक, सामाजिक जो योजनाएं होती थी उनको आदान प्रदान करते थे ताकि जो उनका विकास है वो हो सके, वो अपनी संस्कृतियों को दूसरी संस्कृतियों के साथ मिला सकें, आगे बढ़ सके। मिला सकें, आगे बढ़ सके तो मिला सकें, आगे बढ़ सकें, इसलिए वो आदान प्रदान भी करते थे। ठीक है, ये हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान का टॉपिक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो सामाजिक जीवन का आदान प्रदान है। अब सामाजिक जीवन का जो आदान प्रदान टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसीलिए हम इसको पार्ट के हिसाब से बनाएंगे और आप इसको पार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए फिर हम मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ में। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट पार्ट आए आप उसे फटाफट देख पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।